हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इस बार हम लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लास्ट में, जो कि बाइलेयर जैसा ऐसा कुछ होता है जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे हैं और ये ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये सब। और इन लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, एक तो लैटरल डिफ्यूजन, सेम मोनोलेयर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरा एक्सियल मूवमेंट, खुद ही के एक पोजीशन पे परपेंडिकुलरली एक ही जगह पे स्पिन करना, तीसरा हमने देखा था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, और एक होता है फ्लेक्सेशन, मतलब एक ही जगह पे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स के टेल्स हैं वो दाएं बाएं ऐसे मूव कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सेशन। तो चार प्रकार के कुछ मूवमेंट्स हो गए। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल, जो बाइलेयर है, ये फ्लूइड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, ठीक। तो ये जादू, मैजिक किसका है भाई, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। कैसे, किसके पास है लिपिड मॉलिक्यूल्स में ये जादू दिखाने की ताकत? तो वो है ये दो जो टेल्स मैं बनाता हूँ, एक सैचुरेटेड एकदम सीधी और एक बीच में लाके टेढ़ी अनसैचुरेटेड वाली, इन दो टेल्स का जादू है जो फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करता है बाइलेयर में। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स एक तो सिंगल टेल के भी हो सकते हैं, डबल टेल के भी हो सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, लेकिन मोस्टली क्या होता है, डबल टेल्ड होते हैं। तो आइए हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट है, एक ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो दो चेन्स है कार्बन के, एक सैचुरेटेड, बेसिकली क्या है, फैटी एसिड्स है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक। और ये लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स है। एक सैचुरेटेड है, मतलब कि कंप्लीटली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं। दूसरा अनसैचुरेटेड टेल है, जिसकी वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये देखो, ये सीधा स्ट्रक्चर बनाया मैंने टेल का। दूसरा जैसे डबल बॉन्ड आया वो टेढ़ा हो गया। और कैसा डबल बॉन्ड है, तो सिस डबल बॉन्ड है। सिस डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि अगर इस साइड में हाइड्रोजन है और तो जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, उनके सेम साइड में सेम एटम्स होने चाहिए। अगर इस साइड में हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, तो दूसरे वाले कार्बन पे भी इसी साइड में हाइड्रोजन होगा। दूसरे साइड में कार्बन है तो इसके भी दूसरे साइड में कार्बन है, तो सिस डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये किंक आ रहा है। तो ये क्या होता है, यहां से हम, और एक बैकबोन है। इस एग्जांपल में जो मैंने बनाया ये क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का बैकबोन है। क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये भी एक कंपाउंड है, ग्लिसरॉल। तो दो हमारे लिपिड में हाइड्रोफोबिक टेल हो गए और एक बैकबोन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर एक हम निकाल देते हैं, और यहां से भी ये वाटर एक हम निकाल देते हैं। तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर लिंकेज। कैसा लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। इसका OH और इसके OH से एक H2O निकल गया, तो बचा क्या, एक ऑक्सीजन, एक OH और एक OH, तो दो H निकला, एक O, तो एक बचा ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। और ये क्या बनेगा, ईस्टर लिंकेज। तो जनरली क्या होता है, जो भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें क्या होता है, जो बैकबोन है और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इनके बीच में होता है ईस्टर लिंकेज। और ये एक हाइड्रोक्सिल, तीसरे कार्बन, यह हाइड्रोक्सिल किसी स्पेसिफिक हेड ग्रुप से अटैच हो सकता है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो ये यहाँ पे फॉस्फोरस से अटैच हो जाएगा, ऐसे करके ऑक्सीजन ऐसे, तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया, फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच हो गया।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे निर्धारित करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो अगर मान लो कि ये दोनों सैचुरेटेड होता तो ये टेल जो ऐसे टेढ़ा हो गया है, वो टेढ़ा होने के बजाय कैसा होता, यहां से इसके साथ ऐसे कॉपी करते जाता, सेम ओवरलैप, और ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं दोनों टेल्स, और इनका मूवमेंट कम हो जाता है। जहां भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो वो उनके बीच में ऐसे मूवमेंट हो सकता है, वो एक दूसरे से के अगेंस्ट ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे दो बॉल है, दो बॉल के बीच में अगर एक लकड़ी लगाओ तो दोनों घूम सकते हैं, लेकिन अगर दो लकड़ी लगाओ तो दोनों को ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, और जहां डबल बॉन्ड आता है वहां से रोटेशन नहीं होता है। लेकिन अनसैचुरेशन, सैचुरेशन के कारण ये ओवरलैप होगा और इनका मूवमेंट जो है सो कम हो जाएगा। तो मूवमेंट रखने के लिए क्या जरूरी है कि अगर एक सैचुरेटेड है दूसरा अनसैचुरेटेड हो, ताकि ये ओवरलैप ना करे। ठीक, तो अनसैचुरेटेड अगर ज्यादा मूवमेंट करना है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो क्या चाहिए भाई? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक टेल। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोफोबिक टेल चाहिए। ठीक, दूसरा बात लेंथ। अभी ये अपना बाई लेयर दोनों साइड से है, ठीक, इसकी लेंथ जो ये टेल्स हैं, इनकी लेंथ जितनी कम होगी, नीचे वाला लोअर साइटोसोलिक जो लिफलेट है और नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है, अगर इनके जो टेल्स हैं दोनों तरफ से अगर ज्यादा लंबे हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इनका फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट कम हो जाएगा। तो जितने छोटे टेल्स होंगे उतना ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो दो पॉइंट्स जरूरी है, अनसैचुरेटेड टेल्स तो होने चाहिए, जितना अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग का चांस कम होगा, और जितना छोटा होगा शॉर्ट टेल्स, शॉर्ट कार्बन टेल, उतना ज्यादा इंटरेक्शन कम होगा दूसरे बाइलेयर के साथ। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? एक और पॉइंट जरूरी है, और टेम्परेचर। अभी कोई भी फ्लूइड है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो फ्लूइडिटी घटेगी। तो हाई टेम्परेचर से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा हाई टेम्परेचर से क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर कंडीशंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसोसिएट भी हो सकता है। अभी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो इनका इंटरेक्शन बिल्कुल ही हट जाएगा, तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे। ये जो दो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन है, जो भी नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो इनको पकड़े रखा है, वो हट जाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हायर टेम्परेचर होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो इसको डिसोसिएट तो करना नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जो लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो टेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर में वो मतलब फ्लूइडिटी तो मेंटेन रहेगी लेकिन वो डिसोसिएट भी नहीं हो, तो लंबा टेल रहेगा तो अपना मेंटेन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग टेल्स होते हैं उनमें, और अनसैचुरेटेड की जगह पे सैचुरेटेड टेल्स ज्यादा होंगे, ताकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर सके और वो ब्रेक ना हो, इंटरेक्शन बना रहे। यही अगर इसके रिवर्स में देखा जाए, अगर कोई सेल लो टेम्परेचर कंडीशन में है तो उसको अपना फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा? लो टेम्परेचर पहले से ही है तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, तो फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? उसमें शॉर्ट कार्बन टेल्स होंगे, उसमें अनसैचुरेटेड टेल्स ज्यादा होंगे, ताकि वो ओवरलैप ना करे और मूवमेंट शो करे। तो ये थी फ्लूइडिटी की बात, और ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरली एक लिपिड मॉलिक्यूल्स का, एक बैकबोन और दो हाइड्रोफोबिक टेल्स, इसमें एक अनसैचुरेटेड और दूसरा सैचुरेटेड। तो जनरली क्या है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बैकबोन में और जो ये एसाइल ग्रुप है कार्बन का लॉन्ग चेन, यहाँ पे क्या बनता है? जनरल लिपिड मॉलिक्यूल्स में ईस्टर लिंकेज,
है कि नहीं? कार्बन कार्बोक्सिलेट, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन से फिर कार्बन, इसको बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। लेकिन कहीं कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनमें भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं आर्किया बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है, जो ये कार्बन चेन होता है, पहले तो ये जो कार्बन चेन है जनरल स्ट्रक्चर में, उसमें जो कार्बन चेन है वो ब्रांच्ड नहीं है, एक लीनियर कार्बन चेन है। लेकिन जो ये आर्किया बैक्टीरिया है, इसमें एक तो ईस्टर लिंकेज की जगह पे ईथर लिंकेज होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, और जो कार्बन चेन है वो ब्रांच्ड होता है, ऐसे 4 कार्बन, 1 2 3 4, और तीसरे कार्बन से एक CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रेनाइल ग्रुप। वहां पे ईस्टर लिंकेज है और यहाँ पे ईथर लिंकेज है, बट ये जो ईथर लिंकेज है और ये जो आइसोप्रेनाइल कार्बन चेन्स है, आइसोप्रेनाइल सब यूनिट्स है जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक आइसोप्रेनाइल सब यूनिट, फिर ये 1 2 3, तीसरे पे एक ब्रांचिंग 4, ये दूसरा आइसोप्रेनाइल सब यूनिट्स जो ऐसे अटैच्ड हैं, ये सिर्फ आर्किया में पाए जाते हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया में कभी कभी क्या होता है, जनरली हम मोनोलेयर देखते हैं यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में भी, लेकिन जो आर्किया होता है उसमें कभी कभी बाई लेयर के जगह पे मोनोलेयर होता है। ये जो ऐसे ऐसे फैटी चेन्स हैं वो एक से दूसरे लेयर तक एक्सटेंड होते हैं और कोवैलेंटली अटैच्ड हो जाते हैं, आइसोप्रेनाइल सब यूनिट के ऐसे ब्रांच्ड जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी लॉन्ग चेन्स हैं, एसाइल लॉन्ग चेन्स कार्बन के, वो एक मोनोलेयर से दूसरे तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट बात कि आर्किया में जो एसाइल ग्रुप होता है, एसाइल लॉन्ग चेन होता है कार्बन का, वो आइसोप्रेनाइल सब यूनिट्स का होता है, जो 4 कार्बन के होते हैं और थर्ड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, और इनके पास ईथर लिंकेज होता है, ना कि ईस्टर लिंकेज। तो आते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स में। वैसे तो बहुत प्रकार के लिपिड्स होते हैं, इवन एक इरिथ्रोसाइट में लगभग 150 प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जनरल बेसिस पे तो एक तो मोस्ट अबंडेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। वो 2 प्रकार के, क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, एक ग्लिसरॉल बैकबोन और 2 हाइड्रोफोबिक टेल, और दूसरे हो गए फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स। दूसरा प्रकार क्या होगा एक यहाँ पे, नेक्स्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी 2 प्रकार की इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा, पहला ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, और जो ज्यादा ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, और एक कोलेस्टेरॉल। ये 3 लिपिड मॉलिक्यूल्स एनिमल सिस्टम में, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में हालांकि कोलेस्टेरॉल नहीं होता है, कोलेस्टेरॉल के जगह पे कोलेस्टेरॉल जैसे ही होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनॉइड्स। जो प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, उनमें कोलेस्टेरॉल नहीं होता है। तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक। फॉस्फोलिपिड में आपने देखा फॉस्फोग्लिसराइड्स में, जिसमें ग्लिसरॉल बैकबोन और फॉस्फोरस था, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये ग्लिसरॉल हो गया,
और ये फैटी एसिड चेन्स दो, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है अगर ये इथेनॉल अमीन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन। कुछ 3-4 लिपिड मॉलिक्यूल्स है जो बहुत अबंडेंट पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें से एक है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत इजी है समझना स्ट्रक्चर। ये पार्ट इथेनॉल अमीन, इथेनॉल C2H5OH, इसमें एक H हटा के अमीन ग्रुप लग गया और इधर का हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल, एक वाटर निकाल के सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, तो ये इथेनॉल अमीन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन। दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अभी ये इथेनॉल अमीन के जगह पे हम हटा देंगे। हम किन की बात कर रहे हैं अभी? फॉस्फोग्लिसराइड्स की। तो अभी ये इथेनॉल अमीन को हम हटा देते हैं और बात करते हैं फिर फॉस्फोटाइडल सेरीन। अभी इथेनॉल अमीन के जगह पे क्या आ जाएगा? सेरीन। सेरीन क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है भाई? प्रोटीन के मोनोमर्स, छोटे छोटे अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो उनमें से एक अमीनो एसिड क्या है? सेरीन। कार्बन कार्बन ऐसे अटैच हो गया। इथेनॉल की तरह ये स्ट्रक्चर ये भी दिखेगा, लेकिन उससे काफी अलग। और ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया फॉस्फोटाइडल सेरीन। वहां पे क्या था? 2 कार्बन था, एक NH3 था और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप नहीं था। तो फॉस्फोटाइडल सेरीन की खास बात क्या है भाई? ये अकेला ऐसा फॉस्फोग्लिसराइड्स अभी तक जो मैंने बनाया उनमें से जिसके पास निगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप का, एक पॉजिटिव चार्ज अमीन ग्रुप का है, दोनों कैंसिल हो गए। एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप का निगेटिव चार्ज अभी भी है। नेक्स्ट लिपिड मॉलिक्यूल ये देखो सेरीन, इजी याद करने के लिए। नेक्स्ट लिपिड मॉलिक्यूल हम कौन सा देखेंगे? फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसमें फॉस्फेट से कोलिन जुड़ा रहता है। कैसा होता है वो कोलिन भाई? कुछ नहीं, कार्बन कार्बन, इससे क्या जोड़ेंगे हम? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में हमने क्या जोड़ा था पहले? 3 हाइड्रोजन, उसके जगह पे हम क्या जोड़ देंगे? 3 कार्बन, CH3 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 पॉजिटिव, CH2 CH2। तो ये क्या हो गया? फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसको पूरा हम क्या बोलेंगे? पूरे को फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल कोलिन। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स में। फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स में क्या है कि एक स्फिंगोसिन का बैकबोन है। यहाँ पे क्या था? ग्लिसरॉल का बैकबोन है। फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन का बैकबोन है। अभी मैं एक इमेज डालता हूँ इस वीडियो में बीच में पिक्चर, जिसमें आप देखोगे अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स का, उसमें स्फिंगोलिपिड्स का भी होगा। तो एक स्फिंगोसिन का उसमें बैकबोन होगा, ठीक। और उस स्फिंगोसिन में ऐसा मान लो एक बैकबोन है कार्बन का, और एक टेल, उसमें फैटी एसिड चेन पहले से अटैच रहता है, ठीक। और एक अमीन ग्रुप होता है नाइट्रोजन, उससे एक और ऐसे जब आप टेल लगा दोगे, इसको हम बोलते हैं सेरामाइड, ठीक। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फॉस्फेट
अटैच है, ठीक। इसको हम बोलते हैं सेरामाइड। अभी इस फॉस्फेट से जब हम कोलिन लगा देते हैं, ठीक, इस फॉस्फेट से हम क्या लगाते हैं, कोलिन। कोलिन कैसा था भाई, तो ये अपना कोलिन रहा, CH2 ये नाइट्रोजन और CH3 का होल 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया स्फिंगोमाइलिन। क्या बोलेंगे इसको, स्फिंगोमाइलिन। तो ये थे हमारे फॉस्फोलिपिड्स। 3 तो मैंने फॉस्फोग्लिसराइड्स का एग्जांपल दिया और एक फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स का, जो कि क्या है, स्फिंगोमाइलिन। एक सेरामाइड स्फिंगोसिन है, ठीक। स्फिंगोसिन में जब आपने एक और ये जो नाइट्रोजन है उससे एक और जब ये लगा दिया फैटी चेन, एसाइल चेन और फॉस्फेट प्लस कोलिन ऐड किया ये, तो ये क्या बन गया, स्फिंगोमाइलिन। सिर्फ इसको हम क्या बोलते हैं, एक चेन एक्स्ट्रा लगाने के बाद सेरामाइड। अब नेक्स्ट पे आते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बाद ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, एक तो ग्लिसरॉल वाला है कि ग्लिसरॉल बैकबोन होगा और ग्लिसरॉल बैकबोन से फॉस्फेट के बजाय, फॉस्फेट पहले लगता था, डायरेक्ट शुगर अटैच होगा, एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी। तो एक मोइटी अटैच हो सकता है या एक से ज्यादा मोइटी, ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं। अगर एक कार्बोहाइड्रेट जुटे तो हम इसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड लगा हुआ है। एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चेंज हो, एक से ज्यादा लगा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड अटैच है। तो ये रहा हमारा बैकबोन, ठीक, ग्लिसरॉल वाला। ठीक, यहाँ पे पहले हम क्या लगा देते हैं, फॉस्फेट। फॉस्फेट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। ऐसे ये रहा फॉस्फेट के जगह पे हम क्या लगा देंगे, एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, ठीक। तो ये हो गया हमारे सिंपली ग्लिसरॉल बैकबोन वाले ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स। या तो एक से ज्यादा हो अटैच, मैनोज, ओलिगोसैकेराइड टूट गया है, ऐसे मैनोज या यहाँ लगा दिया ग्लूकोज, ओलिगोसैकेराइड। तो ये हो गया ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। इनकी एबंडेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती। जो दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, वो कैसे हैं, उनकी एबंडेंस ज़्यादा होती है। जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, मैंने जब क्या बताया था, स्फिंगोसिन है, उसमें एक और चेंज जब ऐड कर दिया मैंने, तो इसको हमने बोला क्या, सेरामाइड, ठीक। और इस सेरामाइड में हमने फॉस्फेट जोड़ा था और कोलिन जोड़ा था, स्फिंगोमाइलिन, जो कि फॉस्फोस्फिंगोलिपिड हो गया। लेकिन जब इस ऑक्सीजन के साथ हम एक कोई कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, जैसे कि ग्लूकोज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब भी एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड डालते हैं सेरामाइड पे, तो इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड। तो ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक, जो स्फिंगोसिन से बने हों, उनको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोसाइड जनरली, ठीक। और सेरिब्रोसाइड्स में अगर ये पॉलीसैकेराइड हो जाए, एक के जगह पे 2 हो जाए, मैनोज, और इनमें एक स्पेसिफिक
कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, जो कि एक सियालिक एसिड होता है, सियालिक एसिड, जो कि निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। क्या चीज? निगेटिव चार्ज। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम अब क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनमें एक निगेटिव चार्ज हो ऑलिगोसैकेराइड्स के साथ, स्फिंगोसीन के साथ, इसको हम बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं? गैंग्लियोसाइड्स। यहां लिख देता हूं, गैंग्लियोसाइड्स। दो प्रकार के होंगे भैया। सेरामाइड में एक सिंगल तुम कार्बोहाइड्रेट लगाओ, मोनोसैकेराइड लगाओ, ठीक। तो जैसे मान लो कि एक सिर्फ ग्लूकोज लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या ग्लूकोसेरामाइड, ग्लूकोसेरामाइड। या फिर ऑलिगोसैकेराइड्स लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? गैंग्लियोसाइड्स, जिनमें क्या होता है? एक निगेटिव चार्ज कंटेनिंग सियालिक एसिड मस्ट होता है, गैंग्लियोसाइड्स। ये गैंग्लियोसाइड्स कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में, ब्रेन सेल्स में। चार्ज मेंटेन करते हैं ये। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास या कुछ ऐसे माइस होते हैं जिनके पास गैंग्लियोसाइड्स नहीं होता है, या फिर उनके जीन्स को हम हटा देते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो देखते हैं कि उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो गैंग्लियोसाइड्स ब्रेन फंक्शन में, न्यूरॉन के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैंग्लियोसाइड्स क्या कंटेन करते हैं? एक सियालिक एसिड्स, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, मस्ट कंटेन करेंगे। अभी इन सब का स्ट्रक्चर मैं एक पिक्चर डालता हूँ इस वीडियो में, एंड में आप एक साथ देख लेना और आप खुद समझ सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक। अभी जो ये बाइलेयर है, ठीक, बेसिकली इस बाइलेयर में कभी कभी फंक्शनिंग के लिए एक और पॉइंट है। जो ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स सिग्नलिंग का काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेशन पहुंचाने का, या फिर एक सेल से उसके अंदर सिग्नल ट्रांसफर करने का, या फिर एक सेल से दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज होने में मदद। एक सेल को दूसरा सेल कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो उसके ऊपर लगे लिपिड मोइटी के कारण, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी लगा रहता है, कार्बोहाइड्रेट लगा रहता है, उसकी वजह से पहचान में आता है। दूसरी बात, जो ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जनरली वो आउटर लिफलेट में होते हैं, नॉन साइटोसेलिक साइड में, जैसे कि ये जो टेल हो गया, ठीक। तो ये जो आउटर लिफलेट है, आउटर, और ये इनर है, इनर लिफलेट है। तो जो भी होगा ग्लाइकोलिपिड्स, वो मोइटी इधर जुड़ा रहेगा, पोलर एंड्स, या तो स्फिंगोसिन होगा या ग्लिसरॉल होगा बैकबोन, और वो हमेशा बाहर की ओर होता है। दूसरी बात, कभी कभी सिग्नलिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं फॉर अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक। ऐसे करके एक जगह स्पेसिफिक बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में, हायर कंसेंट्रेशन में प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे हो जाते हैं और एक सिग्नल को या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जब ये इस तरह से एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड राफ्ट्स, लिपिड राफ्ट्स। इनमें कोलेस्टेरॉल और प्रोटीन और स्पेसिफिक लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होता है और हायर कंसेंट्रेशन में होता है। तो ऐसे पैचेज बन जाते हैं। ये गोल मान लो ये सेल है, तो अलग अलग जगह पे ऐसे लिपिड राफ्ट्स आपको दिखेंगे कभी कभी, जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक।
और क्या बात रह गया भाई, दो हमने इस लिपिड मॉलिक्यूल्स को तो देख लिया, एक हो गए हमारे फॉस्फोलिपिड्स, दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स। अभी एक तीसरा है कोलेस्टेरॉल, जो कि एस्टेरॉल से बनता है। उसमें रिंग लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक। और इसी तरह से सिंगल टेल अटैच होता है और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसको पोलर बनाता है, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक कैरेक्टर होता है कि वो एम्फीफिलिक होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो रिंग लाइक स्टेरॉयड स्ट्रक्चर है, स्टेरॉल स्ट्रक्चर है, ये काफी रिजिड होता है, जिसकी वजह से अगल बगल में जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट क्या होता है, कम हो जाता है। ये स्टिफ बना देता है उस एरिया को। नीचे वाला तो अभी भी मूव कर सकता है, लेकिन पहले 1-2 कार्बन तक मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बस यही है कोलेस्टेरॉल। एक लास्ट में ऊपर में पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एनिमल सेल्स में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग हर एक फॉस्फोलिपिड पे एक कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है। तो ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। एक मैं इमेज अभी लास्ट में डालूंगा वीडियो के, जिसमें आप हर प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हो और वहां से समझ लेना। वैसे सब याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक बैकबोन है भाई ग्लिसरॉल का, एक बैकबोन है स्फिंगोसिन का, एक कोलेस्टेरॉल में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोक्सिल है, और ये एक हाइड्रोफोबिक टेल है। इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एक हाइड्रोफिलिक टेल हो गया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लिपिड मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। प्रोटीन्स कैसे इंटीग्रेटेड है ये तो हमें पता है, मोनोलेयर में है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, लिपिड से एंकर्ड है, हो सकता है नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड है, पर वो कैसे हैं, किस तरह से इंटीग्रेटेड है, उनका फंक्शन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही।